मॉर्निंग। आज की यूट्यूब क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखो, पाठ संख्या 3 के अंतर्गत हमने आनुवंशिकी के बारे में सामान्य जानकारी पहले पढ़ ली थी। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी को अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहा जाता है और जेनेटिक्स शब्द का जो सबसे पहले प्रतिपादन है वो बेटसन के द्वारा किया गया था। एक आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा जिसको अंग्रेजी में हेरेडिटी कहते हैं और हेरेडिटी शब्द का जो प्रतिपादन है वो स्पेंसर के द्वारा किया गया। इसके अलावा आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका पूरा नाम है, और ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा प्रयोग किया गया पादप कौन सा था? मटर, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सेटायोन। मेंडल के द्वारा मटर के पादप को चयन करने के कारण हमने पढ़ लिए थे कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के प्रयोगों के लिए मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, तो इसके कारण भी हमने पढ़ लिए थे। और अब हम इस आनुवंशिकी से संबंधित मुख्य मुख्य शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे कि आनुवंशिकी से संबंधित मुख्य मुख्य शब्दावलियां कौन कौन सी हैं। तो आप हेडिंग डालें नेक्स्ट, आनुवंशिकी शब्दावली। आज की हेडिंग रहेगी आपकी आनुवंशिकी शब्दावली। पहले इन शब्दावलियों को देखेंगे कि आनुवंशिकी से संबंधित मुख्य मुख्य शब्दावलियां कौन कौन सी हैं। इसमें आप पहले लिखिए जीन। जीन लिखें और जीन की परिभाषा लिखें। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। वह कारक जो किसी एक लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मेंडल ने लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को कारक कहा। मेंडल ने लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को कारक कहा तथा जोहानसन ने इसे जीन नाम दिया। जोहानसन ने इसको क्या दिया? जीन नाम दिया। तो पहली परिभाषा हो गई आपकी जीन की। भाई जीन किसे कहते हैं? जीन का मतलब है कि जीव के शरीर में लक्षण को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है उसको हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। अलग अलग लक्षणों को, जैसे जीव के शरीर में बालों का रंग है, बालों का आकार है, त्वचा का रंग है, आंखों का आकार है, आंखों का रंग है, बहुत सारे जो लक्षण हैं वो जीव के शरीर में पाए जाते हैं। और इस एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है उसको मतलब हम जीन कहते हैं। जीन नाम तो दिया था इस लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई को, जीन नाम तो किसने दिया? जोहानसन ने। और मेंडल ने इसको क्या कहा था? कारक कहा था। ये जीन की परिभाषा में तो आप लिखेंगे कि जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई। कारक की जगह आप लक्षण कर लो काट करके, वह कारक लिखाया था ना, उसकी जगह आप इकाई कर लो।
वह कारक, शुरू में जो जीन की परिभाषा लिखाई थी वह कारक, उस कारक की जगह कर लो वह इकाई जो जीव के शरीर के एक लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करती है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब ध्यान देना इसका, ये तो जीन की परिभाषा हो गई। जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को कारक किसने कहा, मेंडल ने। कारक किसने कहा, मेंडल ने। और जीन किसने कहा, जोहानसन ने। जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को जीन नाम किसने दिया, जोहानसन ने। और लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को मेंडल ने किस नाम से पुकारा, कारक के नाम से। किसके नाम से पुकारा, कारक के नाम से। तो इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाले आप युग्म विकल्पी। ये तो हो गई जीन की परिभाषा। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न आपके बढ़ेंगे। पहली जीन की परिभाषा। जीन में एक तो क्या याद करनी है, जीन की परिभाषा। परिभाषा सीधी सी हो गई, वह इकाई जो जीव के शरीर के लक्षण को क्या करती है, नियंत्रित करती है, उसको क्या कहोगे, जीन कहोगे। 1 नंबर का प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका क्या बनेगा कि इस जीन को कारक नाम किसने दिया, या इसको आप वैसे भी पूछा जा सकता है कि जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है उस इकाई को कारक नाम तो किसने दिया, मेंडल ने। और उस इकाई को जीन नाम किसने दिया, जोहानसन ने। 3 प्रकार के प्रश्न हो गए इसमें। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो युग्म विकल्प। युग्म विकल्पी या इनका आपका सीधा नाम भी आ जाता है एलिल। अंग्रेजी में एलिल कहते हैं, हिंदी में लिख लो उसको सीधा ही एलिल। युग्म विकल्पी, इसमें देखो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, जैसे पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो स्वरूप हैं, कैपिटल टी व स्मॉल टी है। कैपिटल टी व स्मॉल टी है। कैपिटल टी व स्मॉल टी है। इन्हें पादप की लंबाई के युग्म विकल्पी कहते हैं। इन्हें पादप की लंबाई के युग्म विकल्पी कहते हैं। अब समझना इसको, देखो युग्म विकल्पी या एलील। युग्म विकल्पी या इनका दूसरा नाम क्या है, एलील। किसको कहेंगे, प्रत्येक जो जीव है इस जीव के शरीर के लक्षण मैंने आपको बता दिया
भाई बहुत प्रकार के लक्षण जो हैं, बहुत अनेक प्रकार के लक्षण हैं वो जीव के शरीर में पाए जाते हैं। जैसे मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में हमारे त्वचा का रंग है, आंखों का रंग है, आंखों का आकार है, पुतलियों का रंग है, उनका आकार है, बालों का रंग है, बालों का उनकी बनावट है, अन्य मतलब जो भी हैं, दांत हैं, नाखून हैं, बहुत सारे यानी लगभग 10,000 प्रकार के लक्षण हैं वो माता से, और 10,000 प्रकार के लक्षण हैं वो पिता से एक संतान को प्राप्त होते हैं, जो एक अनुमानित है। तो 20,000 प्रकार के लगभग लक्षण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, जैसे बालों का रंग है, तो एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए हमेशा जो जीन है वो अलग अलग, विपर्यासी का मतलब होता है अलग अलग, अपने अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे बालों के रंग के लिए एक काले रंग के लिए उत्तरदायी है और दूसरा भूरे रंग के लिए क्या है, उत्तरदायी है। जैसे पादप की लंबाई के लिए हमने बात की, तो एक तो लंबेपन के लिए यानी एक तो पादप क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है, और एक पादप क्या हो सकता है, छोटा यानी बौना हो सकता है। तो एक जीन तो क्या करेगा, लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा, दूसरा जीन क्या करेगा, लंबाई को घटाने का काम करेगा। तो एक ही लक्षण के लिए जीन के कितने रूप हो गए, 2 रूप। एक ही लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन के कितने रूप हो गए, 2 रूप हो गए, एक लक्षण को बढ़ाने का और एक लक्षण को घटाने का। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन हैं, उस जीन के विपर्यासी स्वरूपों को, यहाँ विपर्यासी स्वरूप का मतलब है, विपर्यासी का मतलब अलग अलग, रूप का स्वरूप का मतलब रूप। तो जीन के जो अलग अलग रूप हैं, उन अलग अलग रूपों को ही क्या कहेंगे हम, युग्म विकल्पी। उदाहरण के लिए जैसे पादप की लंबाई है, तो इस लंबेपन के लिए 2 जीन होते हैं। पादप की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए कितने जीन होते हैं, 2 जीन। एक तो पादप की लंबाई को बढ़ाएगा और दूसरा जीन क्या करता है, उसको घटाता है। ऐसे ही प्रत्येक लक्षण के लिए हमेशा कितने जीन रहेंगे, जीन के कितने रूप रहेंगे, 2 रूप, एक लक्षण को बढ़ाने का और दूसरा लक्षण को क्या करने का, कम करने का। जैसे बालों का रंग है, तो जैसे मान लो एक जीन है वो बालों के रंग को काला करता है, तो उसी के साथ में दूसरा जीन और पाया जाता है, वो क्या करता है, उसको भूरा करता है। वो जीन क्या करता है, उसको भूरा करता है। त्वचा का रंग है, एक जीन जैसे त्वचा के रंग के गोरेपन को बढ़ाता है, तो दूसरा क्या करता है, उसके गोरेपन को कम करता है। गोरेपन को क्या करेगा, वो कम करेगा। तो इस प्रकार से एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन हैं, ये जीन हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। जीन हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, यानी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए हमेशा कितने जीन पाए जाते हैं, 2 जीन पाए जाते हैं, जोड़े में रहेंगे। एक लक्षण को बढ़ाएगा और एक लक्षण को घटाएगा, उसका विपरीत काम करेगा। तो इस जोड़े के जो 2 अलग अलग स्वरूप हैं, उसको हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। अब इसमें यहीं से आप देखेंगे, लंबाई के लिए कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी। अब ये कैसे रहेंगे, या तो 2 जीन रहेंगे एक साथ, कैपिटल टी, यानी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन हमेशा किस में रहेंगे, जोड़े के रूप में रहेंगे, एक युग्म के रूप में रहेंगे। तो 2 रहेंगे, इसका मतलब या तो कैपिटल टी रहेंगे, या फिर क्या रह सकते हैं, स्मॉल टी 2 रह सकते हैं, या तीसरा इसका स्वरूप क्या हो सकता है, एक कैपिटल टी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। इसकी भी हम बात करेंगे कि अगर ये इस प्रकार के जीन हैं तो उसका लक्षण कैसा प्रकट होगा। ऐसे जीन है स्मॉल टी, तो वो कैसा लक्षण प्रकट करेगा, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो किस प्रकार का लक्षण प्रकट करेगा। तो यहाँ आपको केवल समझना है कि युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, विकल्पी का मतलब उसका दूसरा विकल्प, यानी जोड़े का दूसरा सदस्य। तो ये युग्म विकल्पी हो गया आपस में। ये तो युग्म विकल्पी की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें समयुग्मजीव। हेडिंग डालें आप समयुग्मजीव, और समयुग्मजीव में लिखें
समयुग्मजी में लिखो, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी या दूसरा इसका युग्म विकल्पी वाला स्मॉल टी। समयुग्मजी समझ गए? समयुग्मजी में क्या है कि अगर एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले अगर युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी क्या है, समान है, ये भी कैपिटल है, इसका दूसरा भी क्या है, कैपिटल है, एक ही प्रकार के ना, इसको क्या कहेंगे, समयुग्मजी। इसमें देखो ये भी स्मॉल है, ये भी क्या है, स्मॉल, एक ही प्रकार के अगर दोनों जीन लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्पी दोनों जीन एक ही प्रकार के हैं, तो उसको क्या कहोगे, समयुग्मजी। नेक्स्ट लिखो, विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी में लिखो, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। असमान हो तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, विषम युग्मजी। उदाहरण लिख लो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम हो गया, नहीं समान नहीं है, तो ये क्या हो गया, विषम युग्मजी। तो एक तो हो गया समयुग्मजी और ये क्या हो गया, विषम युग्मजी। ये दोनों युग्म विकल्पी है, एक कैपिटल है, दूसरा इसका विपरीत है, स्मॉल है, तो ये विषम है, दोनों असमान है। ये समयुग्मजी है, ये भी क्या है, समयुग्मजी है। ऐसे ही जैसे हम आगे अभी लक्षण पढ़ेंगे, कैपिटल आर आ गया, तो कैसा है, तो समयुग्मजी रहेगा या विषम, सम क्या रहेगा, क्योंकि दोनों युग्म विकल्पी क्या है, समान है, इसका मतलब समयुग्मजी। लेकिन अगर कैसा आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, कैसा होगा, विषम युग्मजी। कैसा होगा, विषम युग्मजी। ऐसे ही जैसे कोई लक्षण दे दिया, कैपिटल वाई के लिए दो जीन दे दिए, क्या रहेगा, समयुग्मजी। और अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दे दिया तो क्या रहेगा, विषम युग्मजी। नेक्स्ट हेडिंग डालें, लक्षण प्ररूप। चार्जर ले। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप का मतलब होगा कि अभी पादपों के जो लक्षण है, जैसे मान लो हमने 10 पादप बोए और इन 10 पादपों के लक्षण कैसे प्रकट हो रहे हैं, जैसे लंबाई में कुछ लंबे हो गए, 2 पादप लंबे हो गए, 3 पादप क्या हो गए, बौने हो गए। ऐसे 5 पादपों में तो उसका लक्षण प्ररूप कितना हो गया, 2:3 हो गया। कितना हो गया,
लक्षण पररूप का मतलब होता है लक्षणों का स्वरूप। बाहर से लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो लिखो किसी जीव के बाहरी लक्षणों को, बाहर जो बाहर से हमें दिखाई देते हैं, किसी जीव के बाहरी लक्षणों को लक्षण पररूप कहते हैं। फिनोटाइप, लक्षण पररूप के कोष्टक में फिनोटाइप लिख लोगे। फिनोटाइप, इसको हिंदी में लिख लो। फिनोटाइप लिख लिया। तो जीव है, इस जीव के बाहर से दिखाई देने वाले लक्षणों का जो लक्षण है उसी को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लिखो लंबा, बौना, लाल, लंबा, बौना, लाल, हरा आदि, यानी ये लक्षणों के नाम हैं। तो कोई भी जो जीव है, उस जीव के बाहर से जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं उसको क्या कहोगे, लक्षण प्ररूप। नेक्स्ट लिखो जीन प्ररूप, हेडिंग डालें जीन प्ररूप, या इसको आप जीनोटाइप भी कह सकते हैं। जीन प्ररूप या जीनोटाइप। इसमें लिखें जीन प्ररूप या जीनोटाइप में लिखो किसी जीव की जीनी संरचना को किसी जीव की जीनी संरचना को जीन प्ररूप कहते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना को जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे मटर के पौधे की लंबाई के लिए, जैसे मटर की पौधे की लंबाई के लिए, मटर की पौधे की लंबाई के लिए 3 प्रकार के जीन प्ररूप, मटर की पौधे की लंबाई के लिए 3 प्रकार के जीन प्ररूप पाए जाते हैं। 3 प्रकार के जीन प्ररूप पाए जाते हैं। इसमें लिख लें आप कैपिटल टी, कोमा लगा के लिख लें कैपिटल टी, स्मॉल टी, और एक लिख लें स्मॉल टी। तो ये मटर के पादप की लंबाई के लिए 3 प्रकार के जीन प्ररूप हैं। पादप की लंबाई के लिए कितने प्रकार के जीन प्ररूप हो गए, 3 प्रकार के। 2 बातें, एक होता है लक्षण प्ररूप, एक तो क्या होता है लक्षण प्ररूप है, और एक क्या होता है जीन प्ररूप। अब ध्यान देंगे इसमें, जीन प्ररूप का मतलब तो क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि जीन का मतलब क्या है कि जीव के शरीर के लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन है। जीव के शरीर के लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या कह रहे हैं हम, जीन कह रहे हैं। और ये जीन हमेशा युग्म के रूप में पाए जाते हैं, जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। अकेला जीन नहीं रहेगा, केवल जीव में ये जोड़े के रूप में रहेंगे। केवल युग्मक बनते समय ये अकेले रहेंगे, और बाकी बाद में जीव के शरीर में ये जोड़े के रूप में रहेंगे।
तो जीन प्रारूप का मतलब तो ये हो गया कि जीव के शरीर के अंदर यानी कोशिकाओं में जीन का प्रारूप क्या है, जीन का स्वरूप क्या है, जीन किस प्रकार के हैं, वो तो क्या हो गया जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब क्या है कि ये जो जीन है, जैसे ये लंबाई का जीन है और ये लंबाई को घटाने का, ये बौनेपन का है और ये क्या है लंबेपन का। ये तो पादप की लंबाई के लक्षण को बढ़ाता है और ये पादप का क्या कौन से लक्षण को, बौनेपन को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, बौनेपन। तो अब देखो ये दोनों ही जीन क्या है, लंबाई के हैं। बाहर से ये पादप कैसा दिखाई देगा हमें, लंबा। कैसा दिखाई देगा, लंबा। और कैसा लंबा, बिल्कुल शुद्ध लंबा हो गया ना, क्योंकि इसमें दूसरा जीन तो कोई है ही नहीं, दोनों ही लंबे लंबे हैं तो शुद्ध हो गए। तो जो समयुग्मजी होते हैं, युग्म विकल्पिक होते हैं किसी भी लक्षण के लिए, समयुग्मजी जो युग्म विकल्पिक होते हैं वो हमेशा उस लक्षण के लिए क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अब देखो इसमें एक तो कैपिटल टी है, एक क्या है स्मॉल टी। अब बताओ इस पादप की लंबाई, ये कैसा होगा पादप, लंबा होगा या बौना, दोनों ही है। एक तो लंबे के लिए है और एक किसके लिए है, बौने के लिए। ये तो हो नहीं सकता कि सुबह लंबा हो जाए शाम को बौना हो जाए, ये तो पादप की लंबाई संभव ही नहीं है ना कि भाई दोनों जीन है तो दोनों काम कर लेंगे कि सुबह एक क्या कर देगा उसको लंबा कर देगा, दूसरा जीन लगेगा शाम को उसको क्या कर देगा, बौना कर देगा, फिर वापस दूसरा लगेगा सुबह उसको बढ़ा देगा शाम को घटा देगा, ये नहीं है संभव। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों में एक जीन होता है प्रभावी, एक क्या होता है अप्रभावी। दूसरा जीन तो है लेकिन उसका क्या नहीं हो पाता है, प्रभाव प्रकट नहीं हो पाता है। तो इसमें जो कैपिटल हम लेटर्स से दर्शाते हैं वो हमेशा प्रभावी जीन होते हैं। तो ये जो पादप होगा वो कैसा होगा, लंबा, ये भी कैसा होगा, लंबा। लेकिन देखो दूसरा जीन बौनेपन का है तो इसको पूरी तरह से क्या नहीं होने देगा, लंबेपन के लक्षण को अच्छी तरह से प्रकट नहीं होने देगा। कहने का मतलब लंबा तो होगा लेकिन कैसा लंबा होगा, ये अशुद्ध होगा। कैसा होगा, अशुद्ध लंबा होगा, यानी शुद्ध लंबा नहीं होगा। शुद्ध तो कब होता, जब दोनों ही कैपिटल टी। बताओ ये पादप कैसा होगा, स्मॉल टी वाला है, लंबा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि लंबेपन का तो जीन ही नहीं है। लंबेपन का तो काम करने वाला क्या नहीं है, इसमें जीन है ही नहीं, तो क्या नहीं होगा, ये लंबा तो होगा ही। कैसा होगा, बौना। और बौना भी कैसा होगा बताओ, शुद्ध होगा या शुद्ध होगा, शुद्ध होगा। कैसा होगा, शुद्ध बौना होगा, क्योंकि दोनों ही जीन क्या है, बौनेपन के। अब देखो ये तो है लक्षण प्रारूप, ये तो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, पादप लंबा है या बौना है, ये चीज तो हमें क्या हो रही है, बाहर से दिखाई दे रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि पादप शुद्ध बौना है या शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है, कैसा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। भाई लंबा है लेकिन लंबे को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये शुद्ध है या अशुद्ध है, कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। शुद्ध और अशुद्ध का पता उसके जीन संरचना से लगाया जाता है। तो उसकी जीन संरचना, शुद्ध लंबा है इसका मतलब दोनों ही जीन कैपिटल है, अशुद्ध लंबा है इसका मतलब एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, और शुद्ध बौना है इसका मतलब दोनों ही जीन क्या है, स्मॉल है, दोनों ही जीन क्या है, स्मॉल है। तो ये तो बाहर से जो लक्षण दिखाई दिए वो तो लक्षण प्रारूप, और इसकी जीनी संरचना जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। समझ गए, नेक्स्ट लिखें। अब ये शब्दावली को प्रभावी लक्षण, हेडिंग डालें। इन दोनों शब्दों को ध्यान रखना, लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप और जीन प्रारूप को जीनोटाइप। प्रभावी लक्षण लिखो, प्रभावी लक्षण, और इसमें लिखे प्रभावी लक्षण में ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। देखो F1 पीढ़ी का मतलब क्या है, जो माता पिता हैं और इन माता पिता से जो पहली पीढ़ी होती है, इन माता पिता की जो संतान है उसको मतलब हम क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी।
और फिर इन संतानों की जो आगे संतान होगी उसको हम क्या कहेंगे, एपोपीडी। उसको क्या कहोगे, एपोपीडी। माता पिता से होने वाली संतान कौन सी है, F1 पीढ़ी है। तो प्रभावी लक्षण का मतलब पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो जाता है वो तो है प्रभावी। पहली पीढ़ी में ही जो लक्षण प्रकट हो जाता है वो तो क्या है, प्रभावी। और जो पहली पीढ़ी में लक्षण प्रकट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, अप्रभावी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण में लिखो ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। तो दो प्रकार के लक्षण हो गए, एक प्रभावी हो गया और एक कौन सा हो गया, अप्रभावी। प्रभावी का मतलब तो क्या होगा कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट हो जाता है उसको तो हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण पहली पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहेंगे। नेक्स्ट लिखें, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक संकर संकरण। इसमें लिखो, देखो यहां जो संकर है, इस संकर का मतलब होगा लक्षण। संकर का मतलब क्या होता है, लक्षण। ये संकर सहस्रफल है ना, वो शंकर से है ही अपने शंकर भगवान, ये तो शंकर भगवान है। और इस शंकर भगवान की जगह ये सहस्रफल आते ही ये शंकर होते ही क्या हो जाएगा उसका, शंकर का मतलब क्या है, लक्षण है। ये शब्दावली है आनुवंशिकी की, इसलिए शंकर को मतलब हम क्या कहते हैं, संकर। संकरण का मतलब होता है क्रॉस। संकरण का मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, क्रॉस कहा जाता है। जो भी हम आगे पढ़ेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक है, इनके आपस में संयोजन को क्या कहा जाता है, क्रॉस कहा जाता है। तो संकरण का मतलब तो हो जाएगा क्रॉस और संकर का मतलब क्या हो जाएगा, लक्षण। नेक्स्ट इसमें लिखो आप, एक संकर संकरण में लिखो, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति, वह संकरण है जिसमें एक लक्षण की वंशागति, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण कहलाता है। ये तो हो गया एक संकर संकरण। नेक्स्ट लिखो द्विसंकर संकरण, हेडिंग डालो, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। इसमें लिखिए वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। बस इसमें आप समझ आएंगे द्विसंकर संकरण। फिर लिखो त्रिसंकर संकरण। तीसरी हेडिंग डालो आप यहाँ, त्रि।
संकर संकरण, त्रिसंकर संकरण। और इस त्रिसंकर संकरण में लिखो आप इसकी परिभाषा। वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की, वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। समझ आएंगे? उसको क्या कहेंगे? त्रिसंकर संकरण। उसको क्या कहेंगे? त्रिसंकर संकरण। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण में लिखो वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की, कई या अनेक, वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो ये तीन चार प्रकार के आपके संकरण हो गए। इसमें देखो पुनः, देखो पहले एक शब्द तो इसका ध्यान रखना, संकर। संकर का मतलब क्या है? लक्षण। संकर का मतलब क्या होता है? लक्षण। लेकिन कैसा संकर? सर्प वाला। समझ गए? इसका मतलब ये शंकर है, वो शंकर भगवान है। और अब देखो आप, संकरण का मतलब क्रॉस है। नर युग्मक और मादा युग्मक, अभी आगे बढ़ेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मकों के आपस में संयोजन को संकरण कहते हैं। अब तीन, एक तो हो गया एक संकर संकरण, एक हो गया द्विसंकर संकरण, एक हो गया त्रिसंकर संकरण, और एक कैसा हो गया? बहुसंकर संकरण। वंशागति, वंशागति का मतलब क्या होता है कि जो लक्षण है, माता पिता के जो लक्षण है, ये वंश हो गया। माता पिता, इस माता पिता के लक्षणों का संतान में जाना। माता पिता के लक्षणों का किसमें गमन करना? संतान में गमन करना ही क्या कहलाता है? वंशागति। कल हमने पढ़े थे आनुवंशिकता, या उसी का दूसरा नाम क्या है? वंशागति। आनुवंशिकता या उसका दूसरा नाम क्या है? वंशागति। और उसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी कि माता पिता के लक्षणों का संतान में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। अब देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, माता पिता से संतान में केवल एक ही लक्षण को लेकर के हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। कि देखें, जैसे माता की आंखों की पुतली जो है, या इनकी आंखों का जो रंग है, ये मान लो इनकी इसकी भूरी आंखें हैं, और पिता की क्या है? काली आंखें हैं। अब संतान में क्या होगी? या तो काली होगी और या क्या होगी? भूरी होगी। भाई दोनों आंख तो हो नहीं सकती कि भाई एक आंख भूरी एक आंख काली, ये तो हो नहीं सकती। या तो काली होगी और या क्या होगी? भूरी होगी। अब ये लक्षण कौन सा तो आया, कौन सा नहीं आया? फिर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? उसका कारण क्या है? उसको हम क्या कहेंगे? तो प्रभावी है, प्रभावी की हमने बात की थी। ये क्या है? F1 पीढ़ी। माता पिता से जो संतान हो गई वो कौन सी पीढ़ी हो गई? पहली पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी। तो इस F1 पीढ़ी में जैसे मान लो संतान की रंगों का, आंखों का रंग कैसा है? काला है, काली आंखें हैं। इसका मतलब काली आंखों का जो कालेपन का जो लक्षण है वो तो है प्रभावी। पहली पीढ़ी में जो प्रकट हो गया वो तो क्या है? प्रभावी। जो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ, यानी भूरे रंग का लक्षण प्रकट नहीं हुआ, तो ये क्या है? अप्रभावी। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक लक्षण को लेकर के, जैसे केवल आंखों के रंग को ले लिया, एक ही लक्षण हुआ ना, आंखों का रंग या तो काला हो सकता है या क्या हो सकता है? भूरा हो सकता है। तो केवल आंखों के रंग को ही लेकर के हमने अध्ययन किया, एक लक्षण को लेकर के ही अगर उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एक संकर संकरण।
दो लक्षणों को एक साथ लेकर के, दो लक्षणों को दो लक्षणों की एक साथ मतलब लेकर के उनका क्रॉस करवाया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण। जैसे आंखों का रंग भी ले लिया और बालों का रंग भी ले लिया, दो लक्षणों को एक साथ ले लिया। भाई आंखों का रंग का प्रभाव F1PD में कैसा है और बालों के रंग का जो प्रभाव है वो F1PD में कैसा है, दो लक्षणों को एक साथ ले लिया तो उसको क्या कहोगे, द्विसंकर। तीन लक्षणों को अगर एक साथ लेकर के संकरण करवा दिया तो उसको क्या कहोगे, त्रिसंकर संकरण। जैसे आंखों का रंग भी ले लिया, बालों का रंग भी ले लिया, तीसरा वो ले लिया, त्वचा का रंग भी ले लिया। क्या ले लिया, त्वचा का रंग भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिसंकर संकरण। और अगर तीन से अधिक लक्षणों को, बहुत सारे लक्षणों को अगर एक साथ लेकर के संकरण करवाया गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुसंकर संकरण। तो ये आपका एक तो एक संकर संकरण है, द्विसंकर संकरण है, त्रिसंकर संकरण है और एक और सा है बहुसंकर संकरण। इसकी परिभाषा आप याद करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डाले आप, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण में लिखे, वह संकरण, वह संकरण जिसमें F1PD का, F1PD का, जिसमें F1PD का संकरण, जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण, इसके कोष्टक में लिखना आप स्मॉल टी स्मॉल टी, अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले, अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक से कराया जाता है, अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक से कराया जाता है। कराया जाता है उसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं, उसे परीक्षण संकरण, उसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस, उसे परीक्षण संकरण या क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट एक हेडिंग और डालो, फिर दोनों को साथ ही समझाएंगे। दूसरी हेडिंग डालो आप, संकर पूर्वज या पाश्चात्य संकरण। देखो, संकर पूर्वज या इसका दूसरा नाम क्या है, पाश्चात्य संकरण। संकर पूर्वज या पाश्चात्य संकरण, पहले इसकी परिभाषा लिखिए, वह है संकरण, वह संकरण जिसमें F1PD का, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण, जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनकों में से, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ है, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है, उसे समझ आएंगे आगे, तो बस ज्यादा लिखने की आवश्यकता है। उसे क्या कहोगे, संकर पूर्वज संकरण या पाश्चात्य संकरण। अब देखो इसको समझ लो, दो बातें हैं यहाँ।
परीक्षण संकरण, एक तो कौन सा है, परीक्षण संकरण है, परीक्षण संकरण है, और एक है संकर पूर्वज संकरण या पाश्चय संकरण, संकर पूर्वज संकरण, या इसी का दूसरा नाम क्या है, पाश्चय संकरण। ये दो शब्द हैं, एक परीक्षण संकरण है और एक संकर पूर्वज संकरण या पाश्चय संकरण है। अब देखो परीक्षण संकरण में तो क्या है, अभी हम बात कर रहे थे कि एक लक्षण को हमने ले लिया, पादप की लंबाई। पहले इसको समझना आप, जैसे पादप की लंबाई के लक्षण को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। पादप की लंबाई के लिए देखो दो प्रकार के, एक तो हो गया कैपिटल टी, कैपिटल टी अभी बताया था